नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तराखंड के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया है। तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन इसमें यह है कि हमको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इनको आजीवन कारावास भी है। इनको जो इनके द्वारा कृत्य किए गए थे, आपराधिक कृत्य किया गया था, इसमें इनको सजा मिल गई। समस्त टीम के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है नहीं। और जो साक्ष्य हमारी टीम के द्वारा रखे गए थे वो पूरी तरीके से साबित हुए हैं माननीय न्यायालय में। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित एक संवाद वीर सैनिकों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सेना की बहादुरी और समर्पण का एक उदाहरण है। उन्होंने सैनिकों के साहस को प्रेरणा का स्रोत बताया। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क व्यवस्था करने के साथ साथ सेवारत और पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में भी 25% की छूट भी हमें प्रदान की जा रही है। इन सभी कार्यों के अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवन गाथा के रूप। देहरादून शहर को अब अपना पहला योगा पार्क मिलने जा रहा है। ये पार्क नगर निगम के द्वारा केदारपुरम में बनाया जा रहा है। यहाँ लोगों को योगा करने, बैठने और अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। पार्क में शौचालय और ओपन योग स्पेस की सुविधा मुहैया कराई गई है। दिवस से पहले इसके लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। हिंदी पत्रकारिता का भारत के इतिहास को संवारने में खास स्थान रहा है। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पत्रकार समाज को आईना दिखाने का काम करता है। इन्हीं पत्रकारों और उनकी सच्ची पत्रकारिता का सम्मान करने और अनेक निडर और निष्पक्ष पत्रकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि सशक्त लेखनी और प्रभावशाली माध्यम के जरिए समाज को जागरूक करने वाले समस्त पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक पत्रकारिता ने देश में जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया है। पत्र पत्रिकाओं से लेकर टेलीविजन और डिजिटल मंचों तक अनेक पत्रकारों ने अपने विचार, साहस और संवेदनशीलता के जरिए जनता की आवाज को बुलंद किया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम उन सभी पत्रकारों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कार्य से समाज को दिशा दी है। वहीं उत्तराखंड की बेटी नव्या पांडे ने देश का नाम रोशन करते हुए इतिहास रच दिया है। हल्द्वानी की नव्या पांडे ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित 9वीं एशियन जू जिल्सू चैंपियनशिप में 45 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत से न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ गई है। नव्या की इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने उन्हें फोन कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को गर्व है, हम लोगों को, और बहुत खुशी हुई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। जब आप आएंगी तो हम लोग भेंट भी करेंगे और मेरी तरफ से आपके सभी कोचेस को भी, सभी साथियों को, माता पिता को, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा तो पूरा दिन बन गया सर आपसे बात कर। चलिए, बहुत अच्छा। अभी वापस लौट गई कि अभी वहीं है? हाँ जी सर, मैं बस हल्द्वानी आ गई हूँ सर, कल ही पहुंची। अरे चलो चलो ठीक है, फिर किसी दिन मैं उधर हल्द्वानी आता हूँ या नैनीताल आता हूँ तो मुलाकात करेंगे, ठीक है? भेंट करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपने नौकरी दी है मेरे को दरोगा में। चलो चलो, मैं बहुत अच्छा। घर में माता पिताजी को भी मेरी शुभकामना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जगह जगह सम्मान दिया जाता है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों को बुलाया। मौके पर पत्रकारों को माला पहनाई और सम्मानित किया। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी पत्रकारों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बधाई, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से पत्रकार, जिसको हम मीडिया भी बोलते हैं, पत्रकारिता मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और आज जिस प्रकार से पत्रकारिता में एक जागरूकता है और स्वाभाविक रूप से, जैसे मैंने कहा कि चौथा स्तंभ है, हर स्तंभ का अपना महत्व है, तो पत्रकारिता का भी अपना एक महत्व है। और सरकार की अच्छी चीज़ भी और उसके लिए कोई और चीज़ भी हो, उसके लिए भी पत्रकार एक दर्पण का काम करता है और समाज में एक आईना दिखाने का काम करता है। और सामाजिक मूल्यों की मैं बात करूं तो पत्रकार अहम भूमिका अदा करता है। तो मैं इस शुभ दिन पे तमाम पत्रकार साथियों को मैं बहुत बधाई दे रहा हूं। पत्रकारिता दिवस की वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दोनों बच्चे भी मौजूद रहे। यहां पहुंचकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर और आसपास की घाटी में फैले हिमालयी सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साल 2016 में भूचाल लाने वाले चर्चित दल बदल प्रकरण और इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। बताया जा रहा है इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो अलग अलग तारीख पर सबको तलब किया गया है। इसको लेकर अब कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि सीबीआई केस का जिस तरह से बोतल से बाहर आने का मतलब हरदा की न्याय यात्राएं निशाने पर है। उन्होंने कहा कि चुनाव तक कुछ न कुछ वो करते रहेंगे ताकि हरीश रावत इस केस में लग जाए और सक्रिय ना रहे, जिससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान ना हो। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का। और कुछ ना कुछ वो अब चुनाव तक लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिन की तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिलक्षित होता है। ये वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब केंद्र सरकार के द्वारा सभी प्रदेशों के वक्फ कर्मचारियों को नए बिल के बारे में दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि नए वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब कर्मचारियों को दिल्ली में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को वक्फ से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी और इनमें ये भी बताया जाएगा वक्फ की संपत्ति कहां कहां है, क्या उनका उपयोग है, वो सब डिजिटल तरीके से अपडेट करना होगा। अब हर कोई घर बैठे ये पता लगा पाएगा कि कौन सी वक्फ संपत्ति पर वर्तमान में क्या स्थिति है। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम उम्मीद कहते हैं, उसके आने के बाद लगातार उसके जजमेंट का इंतजार हो रहा है और इस बीच सरकार अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। वक्फ कर्मचारियों को, वक्फ अधिकारियों को लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि वक्फ जो नया वक्फ एक्ट आएगा उसके हिसाब से कैसे काम किया जाएगा, कैसे पारदर्शिता आएगी
और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उनकी समझ में काम करने का नया तरीका आ जाता है, इस तरह से सरकार हमारी चाहती है कि इस तरह से आगे काम करना है। तो तमाम जो सर्वे हैं, सरकार अब सर्वे करा रही हैं और ज़मीनी स्तर पर तमाम अधिकारियों को ये कहा जा चुका है कि सारे जो एग्जैक्ट पोजीशन है लैंड्स के ऊपर उसके बारे में इत्तला करें, तो एक दूसरे को इससे क्रॉस भी हो सकेंगे कि जो वक्फ बोर्ड कह रहा है, जो सरकार कह रही है, उसमें कहीं कुछ भिन्नताएं तो नहीं हैं, दोनों में समानताएं हैं कि नहीं। वहीं अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारब के पास बने डेंजर जोन को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार ने 86 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है, जिसके तहत 17.14 करोड़ की लागत से सोयाल नदी तल से सुरक्षा और निर्माण कार्य गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इस शिकायत पर एनएच के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया और दीवार के निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही निर्माण एजेंसी को कार्य पर लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं, उन्होंने एक गलती कर दी थी जिसको हमने तोड़वा दिया है, उसके बाद सही कर दिया गया उस जगह को। और वैसे हमारी और जगह जहाँ पे काम चला गुणवत्ता से चल रहा है, इसमें हमें गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा किसी भी हालत में। हमारे एईजे हमेशा ड्यूटी रहते हैं यहाँ पे वर्किंग के समय। एक्शन साहब भी बार बार यहाँ का दौरा करते रहते हैं, अपने क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। उस लागत से हमारी बन रही है, उसमें कुछ हमारे टेंडर कॉस्ट 8 करोड़ करीबन का, उससे बन के तैयार हो जाएगा। गुणवत्ता को लेकर सवाल नहीं। वहीं बीजेपी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान देश प्रेमियों ने हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। यात्रा में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर देश के वीर जवानों के बलिदान को नमन किया। मैं पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। ये शौर्य सम्मान यात्रा हमारे जो वीर सैनिक हैं और जो इन्होंने जो अटैक हुआ था उसके माध्यम से पाकिस्तान जाके जो अटैक किया, उन्हें हम सब लोग जो भी कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान करते हुए पूरे मंडल में, पहले लोकसभा में थी, विधानसभा, फिर मंडल स्तर पे कार्यक्रम चल रहा है और ये भारत के सम्मान के लिए है और वीर सैनिकों के सम्मान के लिए यात्रा चला। किस प्रकार से जो हमारे देश के वीर सैनिकों, जो हमारे शौर्य और जिन्होंने अपनी ताकत का जिस तरह से परिचय देते हुए, अभी हमने देखा कुछ टाइम पहले जब पहलगाम में जो पाकिस्तान के कुछ हल्ले जो आतंकवादी थे, जिन्होंने बहुत ही घिनौनी हरकत करते हुए जो हमारे देश के आम नागरिकों पर वार किया था, उसके बदले में हमारे जो देश के ऊर्जावान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया, उसी के निमित्त हम लोग अपनी जो देश की वीर सेना है उनके शौर्य को सम्मान देते हुए पूरे देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है ये, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है
दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच बताने का साहस, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य झील के पास घूमने आए दो पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस को सूचना मिली कि दो गाड़ियों की आमने सामने हुई टक्कर को लेकर मौके पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मौके पर घटना के संबंध में जानकारी मिली कि एक स्कॉर्पियो वाहन और वर्ना कार की आमने सामने टक्कर हो गई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर पत्थरों से हमला करने पर दूसरे पक्ष के चालक द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल दोनों पक्षों के 9 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर रानीपुर झाल के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक पलट गया, जिसमें टेम्पो में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों को चोटें आई हैं। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजा। एसपी सिटी ने टेम्पो ट्रैवलर पलटने का कारण ओवर स्पीडिंग बताया है। घायल हुए उनको भुवनानंद निकेतन हॉस्पिटल तत्काल पुलिस द्वारा भिजवाया गया है और जो है वर्तमान में यातायात सामान्य है। टोटल इसमें लगभग सभी को थोड़ी थोड़ी चोटें हैं। एक पे थोड़ा ज़्यादा सिर में चोट है एक व्यक्ति के, उसका सीटी स्कैन वगैरह कराया जा रहा है। सभी घायल जो है वैसे सुरक्षित। ओवर स्पीड इसका प्रथम दृष्टया है, क्योंकि वहाँ पर कर्व है, इसलिए ओवर स्पीड के कारण ये संभवतः पलटा हो। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मादक पदार्थ, अवैध शराब आदि तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला आरोपी को 1.6 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ पकड़ा है। पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं प्रदेश में कोरोना का एक और मरीज सामने आया है। इसके बाद अब मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसमें से 5 मरीज बाहरी राज्यों के हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान के मरीज इसमें शामिल हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ही एक्टिव हैं। इनमें से एक मरीज मैक्स अस्पताल में भर्ती है, जबकि दूसरा मरीज घर में आइसोलेट है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। साथ ही मास्क पहने, हाथ धोने और शारीरिक दूरी जैसे कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करने की भी सलाह दी गई है। वहीं राज्य की 30 से अधिक दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। कई कंपनियों की दवाइयों की गुणवत्ता मानकों CDSCO ने अप्रैल महीने में देश भर से लिए गए सैंपल की जांच रिपोर्ट जारी की। उत्तराखंड में हरिद्वार, सेलाकुई, काशीपुर, पंतनगर, रुड़की में 250 से अधिक फार्मा कंपनियों में दवाइयां बनती है। देश में दवाइयों के कुल विनिर्माण में 20% उत्तराखंड में बनती है। केंद्र सरकार की ओर से दवाइयों की गुणवत्ता के लिए हर महीने देश भर से फार्मा कंपनियों से सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं, उनके उत्पादन पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। हर साल बारिश शुरू होते ही राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुलती नजर आती है। बारिश में शहर के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। वहीं आश्वासन जरूर मिलता है कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता। ऐसे में इस बार एक हफ्ते पहले मानसून आने की संभावना है, जिसको देखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। इसको लेकर मेयर का कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें लगभग
4,000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तब जाकर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपने संसाधनों के साथ नदियों को लगातार साफ करवा रहा है। देखिए, वैसे तो पूरे देहरादून का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक करने का सिंचाई विभाग ने एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसका कि जो लगभग 4,000 करोड़ रुपया इसमें लगने वाला है। मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे जाके तब जाके देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ठीक हो पाएगा। पर नगर निगम जो है सीमित संसाधनों के साथ हम छोटी अपनी जो नालियां हैं वो हम साफ़ कर रहे हैं, उनको गहरी भी कर रहे हैं, नदियां साफ़ कर रहे हैं। नदियों में जो गाद है, कीचड़ है, उसको हम लगातार साफ़ करवा रहे हैं और नालियां गहरी बनवा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नई नालियों का निर्माण करके थोड़ा सा हम जो है ड्रेनेज सिस्टम में सुधार ला सकते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रिंस चौक पर मैंने कहा है कि अगर उसमें कुछ पैसा, थोड़ा बहुत पैसा निगम को भी देना पड़ता है तो निगम देने को तैयार है। उसमें से अंडरग्राउंड नाली बना के और उसको आगे खाले में जोड़ के, ताकि जो वहाँ पे जल भराव होता है वो उसके समस्या का समाधान हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।